हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देव एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खिलजी वंश। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम गुलाम वंश को कंप्लीट कर चुके थे। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को एक बार देख लें, देन खिलजी वंश को आप देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। खिलजी वंश का कार्यकाल हमें यहाँ 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक देखने को मिलता है, जिसका संस्थापक होता है जलालुद्दीन खिलजी। कौन होता है? जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी का कार्यकाल रहता है 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक, यानी कि 30 वर्ष तो खिलजी वंश का शासनकाल रहता है, 12 से 90 से 1230 तक। खिलजी वंश एक ऐसा वंश होता है दिल्ली सल्तनत में जिसका कार्यकाल सबसे कम होता है। सबसे कम शासनकाल खिलजी वंश का, और सबसे ज़्यादा शासनकाल देखा जाए तो तुगलक वंश का होता है, पूरे 94 साल। तो अब ये जलालुद्दीन खिलजी था कौन? ये गुलाम वंश के कैककुवाद के समय से ही ये एक सैन्य अधिकारी होता है, जो कि बाद में क्यूमर्स की हत्या करने के बाद खिलजी वंश की स्थापना कर देता है और अपनी राजधानी किलोखरी को बनाता है, जो कि कैककुवाद के द्वारा निर्मित होती है। जलालुद्दीन खिलजी के समय में एक घटना होती है, वो होती है मंगोलों का आक्रमण। मंगोलों का आक्रमण होता है अब्दुल्ला के नेतृत्व में, और ये पंजाब पर आक्रमण कर देते हैं 1292 ईस्वी में। लेकिन जलालुद्दीन पराजित कर देता है इन मंगोलों को, और मंगोल ये जो हैं वो भारत में ही बस जाते हैं, जिनको जलालुद्दीन खिलजी भारत में शरण देता है एक नवीन नगर मंगोलपुरी में, जो कि बाद में नवीन मुसलमान कहलाए। और इन्होंने 4000 समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म को भी स्वीकार किया। जलालुद्दीन के समय एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हुआ अलाउद्दीन खिलजी, जिसका वास्तविक नाम होता है अली गुरसास्प, जो कि जलालुद्दीन के समय कड़ा व मानिकपुर का सूबेदार हुआ करता था। अब ये क्या करता है, ये 1292 में मालवा में स्थित भिलसा पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करता है ये जलालुद्दीन की परमिशन के बिना, यानी कि जलालुद्दीन से बिना अनुमति के ये आक्रमण कर देता है भिलसा पर। वो और वहाँ से लूटे हुए धन को जलालुद्दीन खिलजी को सौंप देता है। अब जब जलालुद्दीन खिलजी को सौंप देता है तो जलालुद्दीन प्रसन्न हो जाता है, और इसी प्रकार वह दूसरा आक्रमण भी कर देता है 1296 में देवगिरी पर। अब 1296 में ये देवगिरी पर आक्रमण करेगा, उस समय भी जलालुद्दीन से परमिशन नहीं लेता। अब जब जलालुद्दीन से परमिशन नहीं लेता और उसको धन भी देना है, तो वो एक बहाना बनाता है कि हम जलालुद्दीन से माफ़ी चाहेंगे इस बात के लिए कि हमने उनसे परमिशन बिना लिए ही देवगिरी पर आक्रमण कर दिया, और हमें उनको धन भी देता है। तो इसी बहाने से वह बुलाता है जलालुद्दीन को अपने यहाँ, और जलालुद्दीन की धोखे से 1296 ईस्वी में हत्या कर देता है। तो इस प्रकार जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद 1296 में अलाउद्दीन सुल्तान बनता है, और देवगिरी के आक्रमण के समय अलाउद्दीन रामचंद्र देव को पराजित करता है। अब बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका कार्यकाल 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक देखने को मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन का भतीजा एवं दामाद था, और ये उपाधि धारण करता है सिकंदर सानी। सिकंदर सानी की उपाधि क्यों? क्योंकि ये जो था ये पूरे विश्व को जीतना चाहता था, और इसने राजत्व सिद्धांत भी अपनाया था बलबन की तरह। जो गुलाम वंश में बलबन ने अपनाया था, तो राजत्व सिद्धांत, और सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। यहाँ पर अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सिकंदर सानी की उपाधि इनमें से किसने धारण की, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जो कि संपूर्ण भारत को जीतने की इच्छा रखता था, और इसने कुछ प्रमुख कार्य भी करवाए। इसने
क्या सैन्य सुधार किए? सबसे पहले तो अलाउद्दीन के समय में क्या होता था कि जितने भी शासक थे उनके समय सेना को वेतन में कृषि दी जाती थी, कृषि। तो इस बात को अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि अगर हम इसी प्रकार कृषि देते रहे तो हमारे पास तो कृषि कम हो जाएगी। तो अलाउद्दीन ने पहले तो स्थायी और बड़ी सेना रखी। स्थायी और बड़ी सेना देने के बाद उसने नगद वेतन की प्रक्रिया शुरू की। उसने कहा हम कृषि नहीं देंगे, हम नगद वेतन देंगे, उनको मनी देंगे, उनको रुपया देंगे। और उसके बाद वह हुलिया प्रथा और दाग प्रथा का प्रारंभ करता है। अब हुलिया प्रथा क्या थी? ये एक प्रकार से प्रूफ आईडी का काम करता था। प्रूफ आईडी यानी कि ये एक पहचान पत्र जारी कर देता था। और दाग प्रथा ये घोड़ों को दागने की प्रथा होती थी। अलाउद्दीन के समय होता क्या था कि उसके जो घोड़े हुआ करते थे वो अच्छी क्वालिटी के हुआ करते थे। तो उन घोड़ों को कहीं उसकी सेना आपस में एक्सचेंज न कर ले, अरबी घोड़ों के साथ अदल बदल न कर ले, इस वजह से वह जो घोड़े थे उनको दागना प्रारंभ कर दिया। अब उनको दागने का प्रारंभ कर दिया तो इसी को कहा जाता है दाग प्रथा। और उसने भू राजस्व सुधार भी किए। उसने भूमि की पैमाइश के लिए बिस्पा नामक इकाई जारी की, जो कि 30 इंच के बराबर होता था। कितने? 30 इंच के बराबर। और उसने भू राजस्व कुल उत्पादन का 50% कर दिया, जो कि पहले 33% हुआ करता था। 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 50%। और इसने एक काम और किया, वो है कि केंद्र है, ये सुल्तान है और यहाँ पर किसान है। तो किसान और सुल्तान के मध्य, जैसे कि इनको राजस्व देना है तो इनके बीच जमींदार हुआ करते, यानी कि इनके बीच मध्यस्थ हुआ करते थे। अब ये किसान राजस्व देंगे जमींदारों को और जमींदार देंगे सुल्तान को। तो कहीं ना कहीं ये जो जमींदार हुआ करते थे तो ये परेशान करते थे किसान वर्ग को, और इससे तंग आकर काफ़ी किसान को बहुत थे। तो अलाउद्दीन इन मध्यस्थ वर्ग को समाप्त करके किसानों के लिए सीधा संबंध स्थापित करता है, यानी कि अब जो किसान है वो अपना कर सीधा केंद्र को देंगे, यानी कि सीधा सुल्तान को देंगे। और इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था शुरू करवाई, इसका नाम है दीवान रियासत। और साम्राज्यवाद उसने किया। उत्तर और दक्षिण के अभियान किए, जिनमें से प्रमुख हैं रणथंभौर का अभियान 1299 ईस्वी में, गुजरात का अभियान 1299 ईस्वी में, रणथंभौर का अभियान 1300 से 1391 ईस्वी में, 1301 ईस्वी में। अब रणथंभौर का जो अभियान होता है, ये रणथंभौर का अभियान होता है हमीर देव। उस समय रणथंभौर का जो शासक होता है हमीरदेव होता है, और हमीरदेव से इसका युद्ध होता है। उस समय जो हमीरदेव की राजपूत पत्नियां थीं वो जौहर कर लेती हैं हमीरदेव की मृत्यु के पश्चात। तो अगर देखा जाए तो उस समय जौहर प्रथा जो थी वो पहली बार देखी गई। और जो उस समय अमीर खुसरो हुआ था तो उसने सारा वृत्तांत अपनी आँखों से देखा, और उसकी एक पुस्तक है आशिका, अमीर खुसरो की पुस्तक आशिका, जिसमें उसने इस जौहर प्रथा का वर्णन किया है। नेक्स्ट, यह 313 में होता है चित्तौड़ अभियान, 303 में होता है चित्तौड़ अभियान, सॉरी। तो उस समय चित्तौड़ का जो राजा हुआ करता था वो होता था राणा रतन सिंह। और राणा रतन सिंह की पत्नी होती है पद्मिनी, यानी कि पद्मावती। अब ये पद्मावती और राणा रतन सिंह, इन दोनों के बीच की जो प्रेम कथा है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी किताब पद्मावत में लिखी है, जो कि उन्होंने उसकी रचना 1540 में की थी। और वो बताते हैं कि राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी बहुत ही सुंदर और विदुषी स्त्री थी। होता क्या है कि चित्तौड़ अभियान के समय जो अलाउद्दीन होता है वह हरा देता है राणा रतन सिंह को और पराजित करके इसकी हत्या कर देता है। तो इस समय भी पद्मावती जो रहती है, यानी कि पद्मावती, वो राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर कर लेती है। अब ये जौहर क्या होता है वो बार बार आपको बताता हूँ। तो जौहर एक प्रकार का अग्निकुंड हुआ करता था। अग्निकुंड, जब भी राजपूत राजाओं को मुस्लिम
पराजित कर देते थे और उनको मार देते थे, तो उस समय उनकी पत्नियां और राजपूत स्त्रियां असहाय हो जाती थीं, जिनको खतरा रहता था। तो अब इस अग्निकुंड में जितनी भी स्त्रियां रहती थीं, वो स्वयं को आत्मदाह कर लेती थीं, इस अग्निकुंड में कूदकर स्वयं को जला लेती थीं। ये होता है जौहर। और इसी क्रम में वह मालवा अभियान करता है 1305 में, देवगिरी अभियान करता है और वारंगल अभियान करता है। इसी क्रम में अगला शासक आता है मुबारक शाह खिलजी, जिसका शासनकाल होता है 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक, जो कि स्वयं को खलीफा घोषित करता है, मुबारक शाह खिलजी। और मुबारक शाह खिलजी के बाद आखिरी जो खिलजी वंश का शासक आएगा नासिरुद्दीन खुसरो शाह, जिसका कार्यकाल 1320 ईस्वी तक रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड आपके जो भी डाउट रहते हैं उनको आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच।